हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पैरामाउंट की। तो उन्होंने हॉस्टाइल टेक ओवर बिड शुरू कर दी है वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए। 108 बिलियन डॉलर की बिड करी गई है भाई। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है, मेल भेज दिया अपने सब्सक्राइबर्स को कि भाई हमने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया है। और पैरामाउंट वाले कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खरीदने देंगे, हमको ये कंपनी चाहिए ही चाहिए। इस टाइम पे लैरी एल्सन एक तरह से इस पूरी डील को बैक कर रहे हैं। लैरी एल्सन के बेटे है पैरामाउंट के जो सीईओ है, इसलिए सारी चीजें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स वाली डील रोक दी जाए, वार्नर ब्रोस पैरामाउंट को दे दिया जाए। अब अगर इस पूरे सिस्टम को समझते हो तो देखो क्या हो रहा है। पैरामाउंट कह रहा है मेरे को पूरा वार्नर ब्रदर्स चाहिए भाई, $30 पर शेयर देने के लिए तैयार है। टोटल डील 108.4 बिलियन डॉलर की होगी, जहां पर $5 बिलियन की टर्मिनेशन फीस भी वो देने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दो बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज आपस में मर्ज हो जाएंगे, दो केबल कंपनीज आपस में मर्ज होती हुई दिखाई देगी, दो पॉपुलर न्यूज नेटवर्क्स आपस में कोलैबोरेट होते हुए दिखाई देंगे। इस चक्कर में एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स हो सकते हैं, इस डील को रोका जा सकता है। इसी चक्कर में $5 बिलियन की यहाँ पर टर्मिनेशन फीस रखी है कि भाई अगर नहीं होता तो $5 बिलियन हम देंगे वार्नर ब्रदर्स वालों को। ये खबर आने के बाद में पैरामाउंट के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं पैरामाउंट के जो इन्वेस्टर्स है वो चाहते हैं कि ये वाली डील हो, वार्नर ब्रदर्स पैरामाउंट का होता हुआ दिखाई दे। दूसरी साइड पे अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो उनको स्टूडियो चाहिए और जो स्ट्रीमिंग एसेट है वो ही चाहिए, पूरा बिजनेस नहीं चाहिए यहाँ पर। उसके लिए वो $23.35 पर शेयर देने के लिए तैयार है, प्लस $4.5 नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स के अंदर भी देने के लिए तैयार है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डील $82.7 बिलियन की होगी, जहां पर इनकी टर्मिनेशन फीस $5.8 बिलियन की है। और यहाँ पे कंसर्न क्या है, दो मेजर स्ट्रीमिंग सर्विसेज आपस में कंसोलिडेट होती हुई दिखाई देगी। इस चक्कर में शायद रेगुलेटरी का कुछ इशू आ सकता है। बट जैसे ही नेटफ्लिक्स ने ये बात अनाउंस की है ना, इन्वेस्टर्स खुश नहीं है नेटफ्लिक्स को ये वाली एसेट्स को बाय करने के पीछे, क्योंकि भाई कैपिटल बहुत ज्यादा इन्फ्यूज हो जाएगी नेटफ्लिक्स की इसके पीछे। बाकी मुझे लगता है नेटफ्लिक्स को समझ में आ रहा है कि भाई पैरामाउंट से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इट्स बेटर कि अभी थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि रिपोर्ट्स की मान के चले वो डिज्नी को खरीद सकते हैं भाई, वार्नर ब्रदर्स से पहले। वार्नर ब्रदर बाद में देखेंगे, इससे पहले डिज्नी खरीदा जाए, क्योंकि डिज्नी का इस टाइम पे बैंड बजा पड़ा है और इनको लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। इंटरनली देखा जाए तो इनका प्लान था ईए को खरीदने का, सेंचुरी फॉक्स को खरीदने का या फिर डिज्नी को खरीदने का, पहले वार्नर ब्रदर्स से पहले की हम बात करके चल रहे हैं। बट ईए प्राइवेट होता हुआ दिखाई दिया है $55 बिलियन के अंदर। सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने उसके 93.4% स्टेक ले लिए। तो हाई चांसेस लग रहे हैं डिज्नी को खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई डिज्नी का बैंड बज रहा है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल की बात करके चले तो क्राफ्टन उनके स्टेक्स को एक्वायर कर सकता है। कहा जा रहा है माइनॉरिटी स्टेक्स लिए जाएंगे, बट यहाँ पर रेस के अंदर अडानी ग्रुप भी है जो कि मेजॉरिटी स्टेक्स लेना चाहता है, मतलब पूरा कंट्रोल लेना चाहता है राजस्थान रॉयल का। दूसरी साइड पे विराट कोहली की जो 1-8 कंपनी है, उन्होंने वो बेच दी है एजिलिटास स्पोर्ट्स को। कहीं ना कहीं विराट कोहली एजिलिटास स्पोर्ट्स के पीछे थोड़े कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कंपनी में 40 करोड़ इन्वेस्ट भी किया। पूमा की डील अप्रैल 2025 में मना कर दी थी, जो कि 800 करोड़ रुपए दे रहे थे 8 साल का। एजिलिटास जो है वो 450 करोड़ नेक्सस वेंचर पार्टनर से रेस कर सकता है, अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो। विराट कोहली को गेम समझ में आ रही है ना, 8 साल के लिए 300 करोड़ कुछ भी नहीं होते। जितनी उनकी ब्रांड वैल्यू है, अगर वो किसी स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं और 5-10% इक्विटी ले लेते थोड़ा इन्वेस्ट करके, तो वो जो रिटर्न आएगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा। हो सकता है 3000 करोड़ 5000 करोड़ भी कमा ले। बाकी ब्लिंकिट के सीईओ की बात करके चले, उनका कहना है जो क्विक कॉमर्स बबल है वो जल्दी ही फटने वाला है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कंपनीज दबा के लॉस कर रही है क्विक कॉमर्स के अंदर, तेजी से डार्क स्टोर्स खोले जा रहे हैं। एक रेस लगी हुई है, कौन ज्यादा से ज्यादा डार्क स्टोर्स खोलेगा एक क्वार्टर के अंदर। यूनिट इकोनॉमिक्स बने या ना बने, बस हमको भाई ग्रोथ चाहिए। और पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्टर कॉशियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर समझदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंसर्न लग रहा है कि भाई ये ना हो आईपीओ निकाला जाए एग्जिट करने के लिए और आईपीओ फ्लॉप हो जाए। तो इस चक्कर में इनका कहना है कि शायद अब हमको ये बबल फटता हुआ दिखाई देगा। बबल फटने का मतलब क्या है, पीछे से इन्वेस्टर से पैसा नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत ही कम वैल्यूएशन के ऊपर आएगा। कम वैल्यूएशन के ऊपर पैसा आ जाए तो भाई ठीक है, कंपनी चलती रहेगी। बट अगर आप बहुत तेजी से लॉस कर रहे हो और पीछे से पैसा नहीं आता इन्वेस्टर से, तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। बाकी भाई वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो वो एनवीडिया H200 चिप को अलाउ कर रहे हैं
चाइना को बेचने के लिए उस पर 25% टैक्स लगेगा, बात खत्म। देखा जाए चाइना वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब उनको एक हाई ग्रेड वाली चिप मिलने वाली है। बट कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट ने पहले ही जो यूएस बेस्ड कंपनीज है उनको मेजर कंपनीज के अंदर मॉडल ट्रेनिंग के लिए बैन कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हुआवे के चिप्स लो। तो कहीं ना कहीं एनवीडिया को उतना फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये खबर आने के बाद में एनवीडिया के शेयर्स भागते हुए दिखाई दिए, बट मुझे लगता है चाइना को ये चीज समझ में आ गई है कि भाई हमको शायद यूएस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी यूएस को हमारी है। बाकी कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है यूएस चाइना रिलेशनशिप सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो उन्होंने बोला है इंडियन राइस के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अभी उनका आज से डेलीगेशन विजिट होने वाला है जहाँ पे ट्रेड टॉक्स के बारे में बात करी जाएगी। पहले ही 50% टैरिफ बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर लग रहा है। यूएस इंडिया की 4th लार्जेस्ट बासमती राइस मार्केट है, तो बड़ी बात तो है ही भाई। इस चक्कर में जो इंडियन राइस स्टॉक्स है वो 10% क्रैश करते हुए दिखाई दिए। बाकी मुझे लगता है ये प्रेशर बनाने का तरीका है। ये मेरा ओपिनियन है कि भाई आपका डेलीगेशन आ रहा है, उससे पहले आपने हवा क्रिएट कर दी, देखो हम पावरफुल है, हम ये बंद कर दे, ये बंद कर दे कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो। पर अगर मैथ्स की बात करके चले ना भाई, 4th लार्जेस्ट होगा यूएस पे 5% से भी कम जो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट होता है वही होता है। इतना बड़ा कोई बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ने वाला। दूर से सुनने में लगता है भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। राइस एक्सपोर्टर्स को दिक्कत आने वाली है जो कि यूएस स्पेसिफिकली डिपेंडेंट है। यूएस नहीं बेचोगे किसी और मार्केट में बेच दोगे, प्रॉब्लम क्या है भाई? हमारी करेंसी भी तो टूटती हुई दिखाई दी है ना, जिस चक्कर में आपके राइसेस ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। यूएस में नहीं बिकेगा कहीं और बिक जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स वाला की बात करके चले तो उन्होंने Q2 के अंदर 70 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है भाई। अब एक बार चार्ट देखो, क्लैरिटी मिलेगी भाई। रेवेन्यू भागता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस भी उसके पीछे लगे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q2 बाय Q2 को कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी पूरी पूरी प्रॉफिटेबल हो गई है। फिजिक्स वाला कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि फुल ईयर प्रॉफिट आएगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक। अभी इन्होंने एक्सपेंड किया ना बाकी मार्केट्स के अंदर भी, जैसे यूपीएससी, गेट, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के अंदर। तो इस चक्कर में इनका रेवेन्यू सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा और प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। बाकी फिजिक्स वाला ने उत्कर्ष क्लासेस के अंदर भी अपने स्टेक्स बढ़ा दिए, 75.5% कर दिया भाई। नवंबर 2018 के अंदर उत्कर्ष क्लासेस शुरू हुई थी, इनके कोचिंग सेंटर चल रहे थे और एजुकेशनल मटेरियल कंटेंट वगैरह बेचते थे। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 169 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर रिपोर्ट किया, 147 का फाइनेंशियल ईयर 24 में था और 23 के अंदर 159 करोड़ का था। तो रेवेन्यू उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं मार रहा, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे, बट कंसिस्टेंट रह रहा है। इसके अलावा स्केलर की बात करके चले तो उनके लॉसेस 98% घटते हुए दिखाई दिए, 3 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। और इनका ऐसा कहना है कि भाई एआई की वजह से बहुत ज्यादा हमने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी है, जिस चक्कर में ये सारे एक्सपेंसेस नीचे जाते हुए दिखाई दिए। बाकी मुझे लगता है ये पूरी, अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करके चलूँ ना, क्या होगा भाई एजुकेशन इंडस्ट्री का? मेरे को लगता है लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा एआई की पोटेंशियल क्या है, क्या क्या हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता भाई क्या हो रहा है। मुझे लगता है 5 साल 10 साल डाउन द लाइन एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शायद हो सकता है कि नई चीज बने, कुछ नया सिस्टम हो। जिस लेवल पे वीडियो जनरेट आज हो रही है, 5 साल डाउन द लाइन क्या वीडियो जनरेट होगी कोई सोच भी नहीं सकता। इसकी वजह से स्टॉक वीडियोस वगैरह पूरी मार्केट खराब होती हुई दिखाई देगी। उसके पीछे जितने भी लोग एसोसिएटेड हो वो खराब हो जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग वाली मार्केट को हिट होगा, सबको हिट होता दिखाई देगा। इनफैक्ट मेरा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हुआ करती थी, डिजिटल मार्केटिंग को भी हिट होगा। हर चीज एआई ही करके दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर। जितना इसके बारे में सोचता हूँ ना उतना लगता है कि भाई व्हाट इज नेक्स्ट। आधा देश तो हमारा बस तैयारी में लगा हुआ है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अगर वो थोड़ा ध्यान लगाएंगे, गवर्नमेंट भाई प्राइवेटाइजेशन की अप्रोच ढूंढ रही है जहां पर बैंक्स को कंसोलिडेट किया जा रहा है। उसके अलावा भर्तियां थोड़ी कम आती हुई दिखाई दे रही है। आउटसोर्सिंग पे गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है। इनएफिशिएंसीज को इंप्रूव करने के लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो मर्ज होकर दिख रही है ना भाई, दिस इज कंसर्निंग। हमारा यूथ जो इतना बड़ा है, इतना स्मार्ट है, वो तैयारियों में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और अपने पीक लाइफ के टाइम इन सारी चीजों के अंदर लगा रहे हैं। मुझे लगता है तैयारी करो बट उसको पार्ट टाइम टाइप्स करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो रात को जागो, बट अपने घर वालों के पैसों पे मत पलो यार। ठीक है कई लोगों को लगा होगा ईगो के ऊपर, बट रियलिटी यही है। बाकी रेवल केयर की बात करके चले तो उनका आईपीओ 55% प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। जैसी हमको उम्मीदें थी वही देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था, इस चक्कर में लिस्टिंग भी अच्छी हुई है। बाकी समझ जाओ भाई एसएमई आईपीओ में बता रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक गेम हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा पीआर
एसएमई आईपीओ का होता नहीं है जितना इनका हो रहा है। ठीक है, शार्क टैंक पे आए होगे इसकी वजह से हो रहा होगा, बट मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज के बारे में। 1 साल तक इस कंपनी को मॉनिटर करना और फिर देखना इसमें फ्लक्चुएशन कैसे होती है। बाकी विनफास्ट की बात करके चले तो वो $3 बिलियन तेलंगाना के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ईवीज के ऊपर खर्चा होगा, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग इंफ्रा, मतलब बेसिकली $3 बिलियन अलग अलग जगहों के अंदर एक्सपैंड होने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विन होम स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगी। मतलब विनफास्ट वाले अपनी खुद की स्मार्ट सिटी भी बनाने वाले हैं। अगर हम ट्रम्प मीडिया की बात करके चले तो वो भी 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं तेलंगाना के अंदर। और ये भी भारत फ्यूचर सिटी के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे। यहाँ पर रियल एस्टेट, इंफ्रा, टेक के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा टाटा की बात करके चले तो उन्होंने इंटेल के साथ में पार्टनरशिप कर ली है सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए। भाई एमओयू साइन कर दिया गया है। ढोलेरा गुजरात के अंदर फैब्रिकेशन यूनिट बनाई जाएगी, असम के अंदर भी फैसिलिटी बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल के ऊपर हाथ रखा है, ऐसा लगता है इंटेल रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह इंटेल के बारे में एक अच्छी खबरें ही सुनने को मिल रही है। आज से 1-1.5 साल पहले ऐसा लग रहा था इंटेल बंद हो जाएगा, भाई बर्बाद हो जाएगी कंपनी, बैंकरप्ट हो जाएगी। और जैसे ही अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, अपने आप ही इनको काम मिलने लग गया, अपने आप ही ग्लोबली एक्सपैंड होने शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने इनकी फैब्रिकेशन को ऑर्डर देना लग गए। यूएस गवर्नमेंट ने अचानक ही एक नई पॉलिसी निकाल दी कि भाई आपको सिलिकॉन चिप्स को यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वहां पे इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है भाई, जो भी है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने इंडिगो को नंबर ऑफ फ्लाइट्स रिड्यूस करने की बात करी है 5% से, और मेरे हिसाब से बढ़िया चीज है भाई। तुमने हमसे पंगा लिया, 5% फ्लाइट्स रिड्यूस करने का मतलब समझते हो आप? 5% रेवेन्यू घट सकता है। खर्चे तो वही रहने वाले हैं, बट रेवेन्यू घट जाएगा, जिस चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती हुई दिखाई देगी। और ये भी स्टार्टिंग है, मुझे लगता है और भी बड़े एक्शंस हमको शायद देखने को मिलेंगे। तकरीबन 115 डेली फ्लाइट्स को कम करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 511 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो क्रिप्टो के अंदर टीडीएस कटता है 1% का, उससे। बाकी अगर आप स्पॉट में खरीदते हो, स्पॉट मतलब सीधा आपने एक क्रिप्टो को खरीद लिया, उसके अंदर ये टीडीएस कटता है। अगर आप फ्यूचर के अंदर काम करते हो तो भाई ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और शायद यही रीजन है मैं फ्यूचर खेलता हूँ। बाकी महाराष्ट्र टीडीएस कलेक्शन के अंदर सबसे आगे था। कर्नाटका बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात घटता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जहां पहले 1 करोड़ का नंबर था वो 28 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया है। बाकी महाराष्ट्र सबसे आगे है क्रिप्टो के एडॉप्शन की बात करके चले तो। एडॉप्शन एज इन मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बात कर रहा हूँ। स्पॉट वाले मान के चल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही खेल रहे हैं। जिनको ट्रेड करना होता है ज्यादातर लोग फ्यूचर में करते हैं। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने नए बैंकिंग रूल्स निकाले हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से हमको देखने को मिलने वाले हैं। इस रूल के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें करी गई है। सबसे पहले जो जीरो बैलेंस होता है उसको मैंडेटरी किया गया है। कोई मिनिमम बैलेंस के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, जो भी लो इनकम वाले रूरल यूजर्स होते हैं उनके लिए। इसके अलावा 1 महीने के अंदर अनलिमिटेड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होगी, और उसके ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी। कम से कम 4 फ्री विड्रॉल पर मंथ देने पड़ेंगे एटीएम से हर एक कंपनी को, चाहे वो उनका खुद का हो चाहे कोई और कंपनी हो, 4 तो देने ही है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होता है, उसके ऊपर कोई रिन्यूअल या फिर एनुअल फीस नहीं लगेगी। चेकबुक के ऊपर भी कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आप 25 लीव्स पर ईयर की बात करके चलते हो तो। बाकी भाई मेरे पास चेकबुक्स है, पता नहीं सदियों में एक बार चेक करता होगा, जब कभी एक तो कैंसिल चेक देना होता है या कुछ करना होता है। हम तो ऑनलाइन वाले हो गए, ऑनलाइन में सारा काम हो जाता है। बाकी सेंसेक्स 400 पॉइंट करता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी भी 25,900 से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। हमारी करेंसी वही 90 रुपए के आसपास ही भटक रही है। बाकी अब देख रहे हो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। हिंदी को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।